नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज फिर मेरे साथ अंबिका प्रसाद शर्मा जी हैं। हमने पहले एपिसोड में बताया था कि नेपाल में क्या चल रहा है और किस तरह से ये जो जेनजी कह के बात उड़ाई गई, मैं तो कहूँगा, और उसके बाद जो वास्तविक जो वहाँ की समस्याएं हैं उन पर चर्चा अधिक नहीं हुई। अब अलग बात है कि कहीं ना कहीं हो भी रही है। और शर्मा जी ने कहा था कि वो एक जो वास्तविक समस्याओं का एक प्रेशर था, वो प्रेशर कुकर बन गया था। ठीक है जी, वो जिस तरह से और उसकी सीटी पर जो रिलीज होना चाहिए था वो प्रेशर रिलीज भी नहीं हुआ और आखिरकार वो विस्फोटक स्थिति बनी। ये एक लबोलुआब था हमारी पहली चर्चा का। और त्रिमूर्ति पे हमने बात छोड़ी थी। अब त्रिमूर्ति से हमारा अभिप्राय है कि वहाँ पर जो शेर बहादुर देउवा और उनके धर्मपत्नी के ऊपर अलग विदेश मंत्री रही, वो आरजू देवा जी, वो धर्मपत्नी थी। और एक वहाँ पे केपी ओली साहब, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड इनको उनका उर्फ कह के कहते हैं। तो अब ये तो इनके ऊपर से यहीं से हम त्रिमूर्ति से हम अपने आज की चर्चा शुरू करते हैं। और कुछ चंद बिंदु जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो गरीबी का है। गरीबी किसी भी देश की हो वो होती है, और गरीब सिर्फ गरीबी की नहीं बात होती, गरीब का दोहन कैसे होता है वो भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो संसाधन है, उस संसाधनों में ज़मीन जो है वो ऐसा संसाधन है जिस वो रिप्रोड्यूस नहीं होती। आप उसका जो है उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं। तो शर्मा जी, कल पहले वीडियो में हमने बात छोड़ी थी त्रिमूर्ति पर। तो त्रिमूर्ति का जब हम हवाला करते हैं तो उनमें आपके केपी ओली साहब भी आते हैं, शेर बहादुर देउवा जी भी आते हैं, और जो भी उनकी सरकार के वो भी रहे, और पुष्प कमल दाहाल साहब। ये तीन मूर्ति का हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, इनकी भूमिका क्या रही जब से राजशाही खत्म हुई। हाँ जी। और 17 साल लोकतंत्र हो गए आए हुए। हाँ। तो 17 साल के अंदर 14 सरकारें बदल गई। वाह, अस्थिरता की सरकार। तो जिस देश में स्थिरता नहीं होगी सरकारों में, जिस देश में स्थिरता नहीं होगी, जिस देश में इंडस्ट्री नहीं होगी, वो देश जो है पतन की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। ये सारी घटनाएं जो हैं हमारी जो नेपाल में हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण है। पहले हम एक राजा के शासन के अंतर्गत में रहे और अब हजारों राजा पैदा हो गए। आपको सुन के बड़ा हंसी लगेगा, क्योंकि वहां कोई कानून नहीं है। अब कानून की जहां तक बात बताता हूं मैं आपको, हमारे जो है प्रचंड साहब ने 10 वर्ष माओवादी युद्ध लड़ा। हथियार कहां से आए? अच्छा, ये हाँ 10 साल आपने ठीक कहा। ये 13 फरवरी 1996 से और 2006 तक की जो नेपाल की स्थिति, आप इतिहास पढ़ोगे पता चल जाएगा। 10 साल माओवादी युद्ध रहा। और इनका सवाल ये है कि युद्ध जो है बिना हथियार के नहीं होते। जी कहिए। हथियार कहां से आए, प्रशिक्षण कहां से मिला, हाँ। पैसा कहां से मिला, और सुरक्षा किसने दी? और 10 साल, 1-2 साल नहीं, 10 साल तक। तो 10 साल युद्ध लड़ना और नेपाल की सारी भौतिक संरचना को खत्म करना, बैंकों को लूटना, निर्दोष जनता को जो है मारना। आपने माओवादी जो फिलॉसफी थी उसको क्या लागू किया नेपाल में? उस जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को तो कोई लाभ नहीं हुआ। आपको सत्ता मिल गई, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को मिला ये यानी लोकतंत्र के बरक्स, यानी लोकतंत्र के विपरीत माओवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई और जनता वहां पे जो है वो खाली हाथ रही। शर्मा साहब को सुन के बड़ी हंसी आएगी। पूरे विश्व के अंदर दो ही साम्यवाद, कम्युनिस्ट मत दो ही हैं, एक लेनिनवाद है, एक मार्क्सवाद है। लेनिनवाद रूस का है, वो नरमपंथी है, और मार्क्सवाद जो है चाइना का है, वो गर्मपंथी है, वो हिंसा करते हैं। वो अपनी जन्मभूमि में दफना दिए गए, वो पूंजीवाद पे आ गए। और नेपाल में कहां से जो माओवाद आ गया? क्या आपने सरकार में आने के आज बाद वर्तमान में अगर देखे, जो रशिया है या चीन को भी देखे, ये पूर्णतः साम्यवादी नहीं है। इनमें आज आप पूंजीवादियों की झलक या पूंजीवाद की झलक देख सकते हैं। जी कहिए। साम्यवाद का सबसे बड़ा उनका फिलॉसफी है कि ईश्वर नहीं होता, दे डोंट बिलीव इन गॉड।
और आपको सुन के आश्चर्य होगा, नेपाल के अंदर जो है एक बार केपी शर्मा ओली साहब की सरकार थी, उस समय 6 महीने जो है नाकेबंदी हुई थी। तो ये सरकारी दौरे पे आए थे इंडिया। अच्छा। सरकारी दौरे पे आने के बाद ये अचानक पतंजलि योगपीठ चले गए। ओली साहब नहीं, प्रचंड साहब। प्रचंड, अच्छा। पुष्प कमल दहाल साहब, कमल दहाल सरकारी दौरे पे आए। अच्छा। उससे पहले सरकार जो है प्रचंड साहब की, ओली साहब की सरकार थी। उसके बाद जब वो 6 महीने जो है नाकेबंदी हटा तो फिर से प्रचंड साहब आए। तो प्रचंड ये उसी अपने युद्ध काल खंड के दौरान आए? उसकी बात की बात। उसके बाद फिर जब नाकेबंदी हुई, नाकेबंदी खत्म होने के बाद प्रचंड दोबारा सत्ता में आए और उनका भारत का दौरा हुआ। अच्छा। आप भारत के दौरे पे, सरकारी दौरे पे आए, पतंजलि योगपीठ क्या करने चले गए? आप क्या कहा वहां पर? और पतंजलि योगपीठ पे जाने के बाद इन्होंने एक बयान दिया कि मुझे यहां पर आकर आध्यात्मिक माहौल लगा। मतलब पतंजलि में जाके? पतंजलि में। और जो है माओवाद, माने जितने भी कम्युनिस्ट है ईश्वर को मानते ही नहीं, तो आपको आध्यात्मिक माहौल क्या लगा? तो ये इन बातों से शक होता है कि कहीं ये उन लोगों द्वारा संचालित तो नहीं है, बस वहां पर शक होता है। मैंने एक यहाँ पर आपने अभी जो जिक्र किया पतंजलि का, और एक और भी एक जुड़ता है जिसमें योग दिवस मनाया जाता है। मैं तो कहूँगा 2015 के बाद विशेषकर। ठीक है। ये आपको डेट में 21 जून 2015 को योग दिवस शुरू किया गया। ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का, और उनका 17 सितंबर है, आज जन्म दिवस भी है, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। अब सवाल ये है कि पीस एंड हार्मोनी, ठीक है, पीस एंड हार्मोनी योग दिवस का आधार है, आधारशिला है। ठीक, आधार मतलब आधार वाक्य कह लो या आधार, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है कि भारत के पड़ोसी देश, मुख्यतः अगर हम देखें, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अब मुझे शांति ढूंढनी है इन जो पड़ोसी देश हैं, भारत की तो अभी बात छोड़ दें, तो कहाँ ये देश शांत रहे, कितने शांत रहे, और इस आधार वाक्य को योग दिवस के, जहां भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु, हाँ नारा तो है ये विश्व गुरु बनने का, तो आप कहिए कि ये आधार वाक्य कितना मौजू है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, समय परिस्थिति अनुसार चीजें बदलती हैं, रास्ते बदलते हैं, नए रास्ते बनाए जाते हैं। तो योग का जो पुराना मार्ग है उसको बंद करके नया मार्ग शुरू कर दिया। और आपको सुन के, जनता को सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैं महर्षि पतंजलि का चेला हूं और मैंने जो है रिसर्च किया है अष्टांग योग पे। अच्छा। एक बार मैंने रामदेव से पूछा नेपाल के अंदर कि साहब मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो ये उपेंद्र महतो के घर पे थे, तो मुझे कुछ आपसे पूछना है। तो छिप गए रामदेव डर के मारे, और ये बिल्कुल जो है डर के भागने के बाद जो मीडिया में हड़बड़ा के बोले अब हम यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सीख रहे हैं। अरे आप सीख रहे हैं तो इसका मतलब तो आप छात्र हैं, गुरु कहाँ हैं आप? और आज तक इन्होंने नहीं सीखा उसको। वो जो योग, जो हमारे अष्टांग योग है पतंजलि के, उस शिक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और आपको सुन के और भी आश्चर्य होगा कि हमारे मोदी साहब ने जो है योग दिवस के जो सिद्धांत है उसके भी खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका हम अलग से एक बनाएंगे। तो जो आधार, वो ठीक है, उस पे योग पे अभी योग दिवस पे भी बात करेंगे। योग पे वो थोड़ा सा आध्यात्मिक सा हो जाता है। और क्योंकि एक प्रश्न और भी अगर आप कह रहे हो तो अगर अध्यात्म से जोड़ते हैं तो अध्यात्म के मुख्य 4 अंग गिने गए हैं, जैसे शरीर है, आत्मा है, इस तरह के 4 अंग है। तो उस पर हम अलग से मन आत्मा और शरीर, कुछ इस तरह से 4 अंग है, वो उस पर हम अलग से बात करेंगे, वो विषय अलग है। तो कुल मिलाकर ये है, इसको हम समरी कर देते हैं योग दिवस की। आपने पीस एंड हार्मनी पे वो जो आधार इसका है योग दिवस का, और विश्व गुरु का बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक तो है। आधार वाक्य पीस एंड हार्मनी। और हमारे पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं अभी तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर, ये तो अभी होके हटा है। सब आप यदि जो है मुझे आज्ञा दे कहने की, नहीं आप कहिए। तो मैंने जो है मंत्रालय को लिखा, आयुष मंत्रालय को, और इंडिया और नेपाल के पिछले 10-12 सालों से मैं दोनों सरकारों को लिख रहा हूं कि इस बार नेपाल योग दिवस नेपाल में मनाया जाए। और योग क्या नाम जो है आयुष मंत्रालय का एक ब्रांच वहां पर मैंने जो है मेल भेजा है कि इस बार, और वो भी 6 महीने पहले, इस बार नेपाल में मनाया जाए। आज तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा।
और ये कितना भी कोशिश कर ले, चाहे हमारे जो है आरएसएस है या फिर हमारे मोदी साहब है या कोई जनाब, भी। आपने आरएसएस का जिक्र किया। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में है, लेकिन नेपाल में इसी की शाखा कह सकते हो। मैंने एक बीबीसी का एक वीडियो देखा, वहां पे एक पूरा उन्होंने खुलासा किया है, वो है हिंदू स्वयंसेवक संघ। आप कितना सहमत है कि क्या वहां पे हिंदू स्वयंसेवक संघ है? बिल्कुल है, और बहुत कट्टरता से काम कर रहा है और बहुत जहर फैला रहा है। अच्छा, यदि मैं आरएसएस और बीजेपी कहूं तो एक है, क्योंकि 3 बार बैंड लगा नहीं था। तो एचएसएस भी एक ही हो गया। मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि वो प्रार्थना में देखी थी, उसमें वही था, नमस्ते सदावत सले मातमू में। वो बीबीसी का मैं वीडियो, जो आप लोग हमारे जो दर्शक है वो भी देख सकते हैं, जो उन्होंने इसका आरएसएस वर्सेस एचएसएस, हिंदू स्वयंसेवक संघ। 3 बार आरएसएस पे बैंड लग चुका है, इसलिए उन्होंने लिख के दिया है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है बंधे हुए हैं उनके हाथ, हम राजनीति नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है इन्होंने अपने प्रचारकों का एक समूह खड़ा करके बीजेपी बना दी, लेकिन वैसे वो है आरएसएस। उन्हें जो अपने आप हम अपराध तो करेंगे। अब जैसे इसको एक चीज कह रहे हैं, हमने जो है राम मंदिर का आंदोलन किया और 40 साल किया, और आपने जो है हिंदू मुसलमान किया, समाज को बांट दिया। अब कह रहे हैं कि साहब काशी और जो है मथुरा का भी हम करेंगे। आरएसएस शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे संघ के लोग उसमें जाएंगे। अजीब बात है, संघ के लोगों के बिना आरएसएस कहाँ है? तो मेरा सवाल ये दुर्लभ बातें जो करते हैं ना, ये समाज को गुमराह करते हैं। एक बात और, अपने आपने हिंदू मुसलमान की बात करी, नेपाल में मुस्लिम आबादी कितनी होगी? 3 करोड़ तो आप कुल ही बता रहे थे कल साहब, रफली। आबादी से ज्यादा सबसे बड़ी चीज नहीं, मैं कुछ और किसी और बिंदु पे आना चाह रहा हूँ। यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम जो नफरत का एक जाल बिछा हुआ है, वो एक अलग पहलू। वहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ नफरत जैसी चीज कहां से ढूंढेगा? मुसलमानवादी कितनी है, मैं ये कह रहा हूँ। आरएसएस के संग दिक्कत ही यही है। पाकिस्तान के संग कह सकता है हिंदू मुसलमान, श्रीलंका के संग कह सकता है, बांग्लादेश के संग कह सकता है, लेकिन नेपाल के साथ नहीं कह सकता हिंदू मुसलमान। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि यदि वो नेपाल के संग कहता है तो इनका हिंदू राष्ट्र भी खतरे में है, और इनका योग दिवस भी खतरे में है, और इनके सारे शास्त्र खतरे में है, क्योंकि उसको फॉलो नहीं करते। एक बिंदु पर मैं आके इस वीडियो में आज में यहीं खत्म करेंगे, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पतंजलि योग की भी बात है, वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, क्योंकि गरीबी है तो उसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हैं, उस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में बात करेंगे जो पतंजलि का इन्होंने कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहा, और जो अपराध जिस तरह से एक पूरा एक वो स्थापित है, व्यवस्था जो है वो किस तरह की वहाँ पे है, जो जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, शासन प्रणाली, उस पर चर्चा अगले वीडियो पे करते हैं। लेकिन एक बिंदु पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आमतौर पे घुसपैठ की बात की जाती है, ठीक है जी, भारत में कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं या इधर के उधर के आ रहे हैं लोग। मैं एक हेडिंग छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, शर्मा जी गौर कीजिएगा, पीएम मेक्स ट्विन पिच अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन इन असम, डेवलपमेंट एंड एंटी इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। और अनवेल्स प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 18,530 करोड़, 18,530 करोड़ के जो है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, वहाँ जो योजनाएं उनकी घोषणा कर रहे हैं, और साथ में वो एक 2 बिंदुओं पर अपनी जो है वो अपनी बिसात बिछाने की बात कर रहे हैं, एक विकास की और दूसरा ये इस तरह की जो घुसपैठ की। अब सर, इस घुसपैठ पे ये तो प्रधानमंत्री का बयान है 15 तारीख का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारत का है, बिल्कुल ठीक, और इसका हस्तक्षेप अगर हम माने हिंदू स्वयंसेवक संघ के रूप में अगर नेपाल में है, तो इसको आप क्या कहोगे? एक्चुअली क्या है, ये आरएसएस ही है, ये अलग अलग नामों से, इस इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो ये इनके पास 2 ही चीजें हैं, नफरत, हिंसा, हिंदू और मुसलमान, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। अभी हमने योग दिवस की बात की थी ना, तो जो है इनके पास प्राचीनतम कोई शिक्षा है, और ना ही ये वेद के हिसाब से चलते हैं, ना ही गीता के हिसाब से चलते हैं, ना ही रामायण के हिसाब से चलते हैं। मैं पिछले 14 सालों से इनको लेटर जो है, मेल जो है, दोनों गवर्नमेंट को भेज रहा हूं कि एक व्यक्ति आएगा और जो है वहां पर परीक्षा, पूरे विश्व मीडिया के सामने परीक्षा लो। तो आप योग दिवस करना चाहते हो तो उसका ले लो, यदि आप हिंदू राष्ट्र मनाना चाहते हो उसका परीक्षा ले लो। तो
आप जो है खाली चिल्लाने से थोड़ी कोई चीज बनेगी, आप उसकी परीक्षा तो दोगे। आपने राम मंदिर के लिए इतने मारकाट की, क्या आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है? यदि नहीं आती है तो खाली पत्थर की मूर्ति के लिए आपने झगड़ा किया। अब मैं इसको समअप कर देता हूं योग दिवस पे। तो शांति सामंजस्य, शांति क्या है? शांति खाली बातों से नहीं आती है। नेपाल में इतनी सारी घटना घटी और मोदी साहब ने भी जो है उनको कहा शांति से रहिए। यूक्रेन और युद्ध हुआ, वहां भी कहे शांति से रहिए। भाषण देना बहुत आसान है। हम वेद शास्त्रों सब चीजों को भूल जाएं, अपनी आत्मा को तो मानेंगे जो हमसे अलग नहीं है। बहुत बहुत इसका एक वाक्य का बहुत इस्तेमाल होता है, अपनी अंतरात्मा की गवाही पर या अंतरात्मा की आवाज पर मतदान डलेंगे। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो बहुत शोर मचा था पूरे सोशल मीडिया में भी, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर। ना जाने कौन सी किसकी अंतरात्मा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर, तो हम जब सोल से जुड़ते हैं वो शांति का गुण है। और हमारा अस्थिर माइंड जब बिल्कुल संतुलित अवस्था में आता है, डेल्टा तरंग में आ जाता है, उसका नाम हार्मोनी है। तो ये शारीरिक व्यायाम करने से, कसरत व्यायाम करने से ना तो शांति आ सकती है, ना व्यायाम आ सकता है, ना राम मंदिर की पूजा करने से, ना झगड़े फसाद से हो सकता है। तो आप राम मंदिर में भी फेल हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी फेल हैं। तो हमें सही रास्ते पे आने के लिए और मानवता की भलाई के लिए संग में आके बैठ के, या तो आपको आता है तो हमें सिखाइए, या हमें आता है तो हमसे सीखिए। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं जी। तो ये शर्मा जी ने जो कहा, अपने इनके विचार आपने सुने कि कहाँ कहाँ हम जो है केवल प्रचार के दम पर हम मोहित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रचार से ज़्यादा आप अध्ययन कीजिए, समझिए, और हम अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।